अब हम देखेंगे इसमें 8वीं झलक है ना, गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा। तो गांधी जी ने अफ्रीका पहुंचते ही भारतीयों से वहां की परिस्थिति का क्या क्या परिचय प्राप्त किया और ब्रिटिश मंत्री चैम्बरलेन को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया, है ना, जिसमें जोरदार शब्दों में उनसे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करने का क्या किया गया था, यहाँ पे अनुरोध किया गया था। विनती। चैम्बरलेन ने भारतीयों की शिकायत को सही तो माना पर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में रहकर अपनी वकालत प्रारंभ कर दी और ट्रांसवाल में भारतीयों को प्रवेश पत्र पाने में बड़ी कठिनाई होती थी। अफसर प्रवेश पत्र के लिए क्या करना पड़ता था, घूस भी खाते थे। बोअर युद्ध के समय बहुत से भारतीय ट्रांसवाल से भाग गए थे और शांति स्थापित होने पर वहां आने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। गांधी जी ने समाचार पत्र द्वारा ट्रांसवाल सरकार के अन्य कार्यों की ओर जनता का ध्यान खींचना आरंभ कर दिया। गांधी जी की योजनाबद्ध कार्य। गांधी जी योजनाबद्ध कार्य करने के पक्षपाती थे। सार्वजनिक कार्य तो वे योजना बनाकर करते थे, स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य भी योजनाबद्ध होता था। यहाँ उन्होंने प्राकृतिक उपायों से जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई। वे प्रातः 6 बजे उठ जाते, मीलों पैदल घूमने जाते। प्रातःकाल के नाश्ते को वे अनावश्यक समझते थे और शाकाहार की वैज्ञानिकता ने वे इंग्लैंड में ही समझ चुके थे। उन्होंने भोजन के प्रयोग प्रारंभ कर दिए। उन्होंने डबल रोटी के स्थान पर घर की चक्की के हाथ से पीसे चोकर सहित आटे की रोटी बनाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, है ना। उन्हें दूध और घी अप्राकृतिक जान पड़ा। अफ्रीका में जब तक रहे उनका सेवन नहीं किया। भारत में एक बार पेचिश से बहुत बीमार होने पर डॉक्टर ने कहा कि आपको दूध लेना चाहिए, तभी आप में शक्ति आएगी। उन्होंने कहा मैं दूध ना लेने का प्रण कर चुका हूँ। कस्तूरबा ने टोक कर कहा आपने बकरी के दूध की कसम नहीं खाई है। कस्तूरबा की ओर देखकर उन्होंने कहा बात तो ठीक कहती हो, प्रण करते समय मेरे मन में गाय माता और भैंस के दूध का ध्यान था। डॉक्टरों ने भी बकरी के दूध के पक्ष में राय दी थी, परंतु गांधी जी आदर्शवादी थे, है ना, इसलिए बकरी का दूध पीते समय मन की कमजोरी को भूल नहीं पाते थे। वे मौसमी फल जैसे पपीते हैं, खजूर है, शहद का सेवन करने लगे। मन की शांति के लिए मंदिर जाने का क्रम भी रखा। घर साफ करने के लिए एक नौकर रखा। पखाना साफ करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका का जमादार आता था, परंतु पखाने का कमरा साफ करने, बैठक धोने का काम ये स्वयं करते और बच्चों से भी करवाते थे। गांधी जी स्वयं करते थे ना अपना पखाना साफ। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े होने पर उनके बच्चों को पखाना साफ करने में कभी झिझक नहीं हुई। आरोग्य के नियमों का पालन करने के कारण जोहान्सबर्ग में शायद ही कभी कोई बीमार पड़ा हो। गांधी जी 5 मील दफ्तर ही आते जाते थे और बच्चों को भी साथ ले जाते थे। इससे सहज क्या हो जाता था, व्यायाम हो जाता था। अब हमें देखेंगे इसमें जुलू विद्रोह में सहायता। तो इसी बीच जुलू लोगों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाने के लिए गांधी जी ने बोअर युद्ध की तरह पुनः अपनी सेवाएं सरकार को अर्पित कर दी, है ना। उन्होंने अपने साथियों के साथ क्या किया, घायलों की सेवा, शुश्रूषा की। कई घायलों का इलाज न होने से उनके घाव पक गए थे। गांधी जी अपने हाथों से उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें आराम पहुंचाया। सैनिकों का जुलू लोगों पर गोलियां चलाना गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वे एक बार सरकार को सहायता करने का वचन दे चुके थे, इसलिए सैनिक कार्यवाही को अनुचित मानते हुए भी वे सरकार का साथ दे रहे थे। उन्हें संतोष इसी बात का था कि वे जुलू लोगों की क्या कर रहे थे, वहाँ पे सेवा कर रहे थे। सन 1904 में उन्होंने डरबन से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। संपादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं होता था, पर वास्तव में वे ही उसके संपादक थे। उसमें विभिन्न विषयों पर लेख लिखते थे। उनमें महापुरुषों की जीवनियाँ होती थी, दक्षिण भारतीयों की सरकार समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते थे, है ना। सरकार के अन्यायी कार्यों की टीका टिप्पणी भी की जाती थी और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे, है ना। सभी गांधी जी लिखते थे, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं आता था। अफ्रीका में भारतीय उनको भाई संबोधित करते थे, परंतु भारतवर्ष में महात्मा गांधी और बापू कहलाने लगे थे। महात्मा विदेश में उसको भाई कहते थे ना, और हमारे देश में बापू। महात्मा संबोधन उन्हें सदा खटकता रहा, पर बापू से उन्हें तेरी विरक्ति नहीं थी, क्योंकि वृद्धजन के लिए स्वाभाविक संबोधन था। अफ्रीका में भारतीयों को नित्य नए नए अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध सरकार से झगड़ना पड़ता था। सरकार उन्हें हाथ की उंगलियों की छाप देने को विवश करती और उनके मकान में पुलिस स्वेच्छा से प्रवेश कर सकती थी।
बार बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता था और गोरे अफसर काले बैरिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करते थे जो प्रवासी कुलियों के साथ करते थे। प्रिटोरिया में एशियाटिक विभाग स्थापित था। वहाँ दावा तो करता था एशियाइयों की सहायता करने का, पर कार्य उसके विपरीत ही करता था। जब गांधी जी प्रिटोरिया गए तब इस विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें बुलाया और जब ये उसके दफ्तर में गए उनके साथ भी उसने असभ्य व्यवहार किया, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक न दी और उनके प्रिटोरिया में प्रविष्ट होने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा, तुम्हें प्रवेश पत्र भूल से दिया गया है, अब तुम तुरंत क्या करो, लौट जाओ। ब्रिटिश मिनिस्टर चैम्बरलेन से तुम नहीं मिल सकोगे। यद्यपि नटाल में गांधी जी चैम्बरलेन से मिल चुके थे और उसने उन्हें निराशाजनक उत्तर दे दिया था, फिर भी प्रिटोरिया के भारतीयों के आग्रह पर वे वहीं पहुंचते थे और वे चाहते थे कि प्रत्येक स्थान से अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई जाए, है ना। अब देखेंगे हम यहाँ पे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में संघर्ष के क्षण। तो 11 सितंबर 1906 की सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत की एक ही वाक्य में व्याख्या कर दी, बुरे कानून के सामने न झुकना ही क्या है, यहाँ पे सत्याग्रह है। इंडियन ओपिनियन में वे बराबर भारतीय समाज पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। ट्राम गाड़ियों और रेलगाड़ियों में भारतीय सम्मान के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। नटाल में सरकार भारतीय व्यापारियों को बार बार परमिट लेने के लिए आदेश देती थी। इसका गांधी जी ने बार बार विरोध किया और व्यापारियों को दोबारा परमिट न लेने की सलाह दी। 16 वर्ष से अधिक आय वाले भारतीयों पर प्रति वर्ष 1 पाउंड कर लगाया गया था। प्रवेश पत्रों प्रमाण पत्रों पर फीस लगाई जाती थी। इन सब अपमानजनक कानूनों और नियमों को रद्द कराने के लिए गांधी जी को विरोध करना पड़ता था। अदालतों की शरण लेने पर भी भारतीयों के पक्ष में फैसले नहीं होते थे, है ना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो इंडियन ओपिनियन पत्र के लेखों का हेनरी पोलक पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ा। वे गांधी जी के भक्त हो गए और गांधी जी रहते तो थे जोहान्सबर्ग में, पर उनका पत्र इंडियन ओपिनियन छपता था डरबन में। एक दिन जब वे जोहान्सबर्ग से डरबन जाने लगे तो पोलक उन्हें स्टेशन छोड़ने गए और गाड़ी में पढ़ने के लिए उन्हें रस्किन की अनटू दी लास्ट पुस्तक दी। गांधी जी ने 24 घंटे की यात्रा में सारी पुस्तक को पढ़ डाली। उसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा, इस पुस्तक ने मेरे जीवन में क्रांति पैदा कर दी है। उन्होंने इसे जीवन निर्माण कार्य की रचना कहा। सर्वोदय के नाम से उन्होंने गुजराती में क्या किया, अनुवाद किया। पुस्तक में शरीर श्रम और हाथ से काम करने का गौरव प्रतिपादित किया है। पुस्तक के सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वे तुरंत उद्यत हो गए और उन्होंने डरबन में 100 एकड़ भूमि खरीदी और उसमें फिनिक्स कॉलोनी की क्या की, यहाँ पे स्थापना की। वहाँ अपना प्रेस लगाया और इंडियन ओपिनियन पत्र को छापना क्या कर दिया, वहाँ पे उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बिजली पर निर्भर न रहने की दृष्टि से उन्होंने अपने पत्र का आकार घटा डाला और पत्र के अफ्रीका में बड़ी मांग रहती थी क्योंकि उसमें प्रति सप्ताह प्रवासी मजदूरों की समस्या पर कड़ी टिप्पणियाँ होती थी। पत्र में अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल विभाग रहते थे। फिनिक्स आश्रम गांधी जी के सहयोगियों का केंद्र बन गया और ट्रांसवाल के भारतीयों की सेवा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में खर्च जुटाने के लिए उन्हें जोहान्सबर्ग रहकर वकालत करनी पड़ती थी। वे दिन भर कार्य करते और रात को भोजन के बाद परिवारजनों और मित्रों के साथ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और दार्शनिक चर्चा करते थे। पैदल चलने का अभ्यास उनका बढ़ता जाता था। आहार संबंधी प्रयोग चल ही रहे थे। अपने बड़े भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा था, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वह लोक सेवा में लगाया जा रहा है ना। गांधी जी ने अपने भाई को पत्र लिखा, जो मेरा सब कुछ है वो मेरा नहीं है, वो सब लोक सेवा में मैं लगा रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार के सांसारिक सुख भोग की कामना नहीं है। मैं समाज सेवा में क्या करूँ, पूर्ण रूप से जुड़ जाना चाहता हूँ। गांधी जी समझौते का मार्ग हमेशा खुला रखते थे। वे यूरोपियों के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहते थे। बहुत समय तक उनका विश्वास रहा कि अंग्रेज संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं और कानून की इज्जत करते हैं, परंतु बाद में उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका के शासक अपने जाति बंधुओं का पक्ष लेते हैं और भारतीयों के साथ क्या करते हैं, अन्याय करते हैं। अतः यदि भारतीय यूरोपियों के समान व्यापार आदि में समानता की इच्छा रखते हैं तो उन्हें जीवन मरण के संघर्ष में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कल हम लोग सत्याग्रही आंदोलन गांधी पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है।